मूवी की शुरुआत में हम कापा परिवार को देखते हैं जो कि एक ट्रिप पर जा रहे थे। इस परिवार में एक पति पत्नी गाय और प्रिस्का और उनके दो बच्चे होते हैं। रिजॉर्ट में उनकी एक शानदार एंट्री होती है जहां उन्हें एक स्पेशल वेलकम ड्रिंक भी दी जाती है। उनके बच्चे ट्रेंट और मैडॉक्स वहां इदलिब से मिलते हैं जो कि रिजॉर्ट के मैनेजर का भतीजा था और जल्द ही बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो वहां पर बहुत मजेदार टाइम स्पेंड करने वाले हैं, पर उन्हें आगे आने वाली मुसीबत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अगली सुबह हमें दूसरी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। चार्ल्स जो कि एक सर्जन था वहां अपनी मोम एग्नेस, पत्नी क्रिस्टल और 6 साल की बेटी कारा के साथ आया हुआ होता है। फिर वहां पर होते हैं कारमाइकल्स जो कि थे जारिन और पट्रिशिया। पट्रिशिया को एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी होती है जिसकी वजह से उसे दौरे पड़ते ही रहते हैं और आज भी उसके साथ यही हुआ। पर किस्मत से सर्जन चार्ल्स वहां होता है जो इस घटना को संभालता है। रिजॉर्ट का मैनेजर कापा फैमिली के पास आकर उन्हें एक आइलैंड के बारे में बताता है जो कि होटल से कुछ ही दूर था और उसने उनके जाने के लिए एक गाड़ी तक का इंतजाम कर दिया था। वो सभी लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब वो बस में बैठे होते हैं उन्हें चार्ल्स का परिवार भी ज्वाइन कर लेता है जो उनके साथ उस आइलैंड की तरफ अब जाते हैं। ड्राइवर उन्हें आधे रास्ते में ही उतार कर आगे का रास्ता दिखाकर जाने को कहता है क्योंकि उनकी वैन अब इसके आगे नहीं जा सकती थी। वो लोग भीड़ी चट्टानों के बीच से उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जो कि एक बहुत ही सुंदर जगह थी, बिल्कुल वैसी जैसी रिजॉर्ट मैनेजर ने बताई थी। सभी अपना सामान वहां पर सेट करना शुरू करते ही हैं कि मैडॉक्स वहां एक अकेले बैठे आदमी को देखती है और उसे मिड साइज सेडान के नाम से पहचानती है जो कि एक बहुत फेमस रैपर था। वो उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए उसके पास जाने की बात करती है पर उसके पिता उसे मना कर देते हैं। कुछ देर बाद सभी बच्चे आपस में खेलने लगते हैं और खेलते खेलते वहां उन्हें बहुत सा सामान मिलता है जो कि उसी रिजॉर्ट का होता है। ट्रेंट जब वहां पानी के अंदर देखता है तो उसे कोई भी मछली या जीव देखने को नहीं मिलता और ये सब और भी अजीब तब हो जाता है जब एक डेड बॉडी ट्रेंट के पास तैरती हुई आती है। वो उसे देखकर चिल्लाता है जिसके बाद सभी वहां पहुंचकर उस डेड बॉडी को निकालते हैं जो कि एक औरत की थी जो वहां मिड साइज रैन के साथ आई थी, पर उसे उसकी मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। ट्रेंट अपनी मोम से उसका स्विम सूट टाइट हो जाने की बात करता है और चार्ल्स की मोम उन्हें सांस लेने में हो रही मुश्किल के बारे में। सब कुछ अजीब होता देख चार्ल्स मदद के लिए कॉल करने की ट्राई तो करता है पर वहां कोई सिग्नल नहीं होता और तभी वहां पहले दिखा कारमाइकल्स का परिवार भी आ जाता है जिन्हें भी ड्राइवर वहां छोड़कर निकल गया था। सभी लोग उन्हें वहां हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बताते हैं जो सब सुनने के बाद जेरिन रिजॉर्ट कॉल करने के लिए बाहर की तरफ जाता है पर कुछ दूर चट्टानों के पास जाते ही वो बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद उसे बीच के बीच में होश आता है। वो सब ये चीजें समझ ही रहे थे कि चार्ल्स की मोम सांस लेना बंद कर देती हैं। चार्ल्स उन्हें बचाने की कोशिश करता तो है पर नाकाम रहता है। कारमाइकल फैमिली यहाँ बच्चों का ध्यान इन सब चीजों से जब भटका रहे होते हैं तो वो ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं कि ट्रेंट की उम्र सिर्फ 6 साल है क्योंकि दिखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। प्रिस्का जब वहां आकर अपने बच्चों को देखती है तो वह देखकर चौंक जाती है कि उसके बच्चों की उम्र एकदम ही कुछ साल बढ़ चुकी है और अब वो पहचान में भी नहीं आ रहे। सब कुछ देखकर सेडान वहां से भागने की कोशिश करता है जहां उसका पीछा चार्ल्स करता है पर वो दोनों ही उन चट्टानों के पास जाकर बेहोश हो जाते हैं और बीच के बीचों बीच होश में आते हैं। हर बार कोई भी बाहर निकलने के लिए वहां जाता है तो उनके साथ ऐसा ही होता है। वो लोग यहाँ पूरी तरह फंस चुके थे, वो भी 2 मुर्दा लाशों के साथ। ऊपर से सभी बच्चे बहुत तेजी से बड़े हो रहे थे। चार्ल्स अपनी जेब से एक चाकू निकालकर सेडान के मुंह पर कट कर देता है पर वो पूरा का पूरा कट ही अगले सेकंड ऐसे भर जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद मैडॉक्स सेडान से बात करती है जो वहां बताता है कि उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। वो तो खुद एक बीमारी से जूझ रहा है जो उसके खून को क्लॉट होने से रोकती है और यही वजह है कि उसके नाक से खून निकलता जा रहा है। उसी वक्त प्रिस्का वहां अपना होश खो देती है। उसे एक ट्यूमर था जो यहाँ आने से पहले तो सिर्फ 3 सेंटीमीटर का था पर अब एक गोल बॉल जितना बढ़ चुका है।
चार्ल्स अपने चाकू से उसकी सर्जरी करने का डिसाइड करता है, पर वो जैसे ही उसकी बॉडी पर कट लगाता है वो अगले सेकंड ही बढ़ जाता है, जैसा कि सडैन के कट के साथ पहले हुआ था। हमें पता लगता है कि चार्ल्स को भी एक बीमारी है जिसमें वो खुद से बात करता है और वो वहाँ भी ऐसा ही करना शुरू कर देता है, पर उसे वहाँ खड़े लोग होश में लाते हैं। जिसके बाद वो जब दोबारा कट लगाता है तो सभी लोग उस कट को अपने हाथ से पकड़ लेते हैं ताकि वो दोबारा से हील ना हो। ट्यूमर के निकलते ही प्रिस्का दोबारा हील हो जाती है और कुछ सेकंड में उसे होश भी आ जाता है। अब वो पूरी तरह से ठीक थी, पर सबकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती क्योंकि वो देखते हैं कि उस मरी हुई औरत की लाश अब पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है। प्रिस्का जो कि म्यूजियम में काम करती है बताती है कि ऐसा कुछ होने में कम से कम 6 साल तो लगते हैं, पर यहाँ तो ये कुछ ही पलों में हो गया। यहाँ सबको पता लगता है कि इस आइलैंड पर टाइम तेजी से चल रहा है और पूरी तरह कैलकुलेट करने के बाद पता चलता है कि यहाँ के 30 मिनट बाहर के एक पूरे साल के बराबर हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रेंट और कारा टेंट के अंदर बचा हुआ खाना खा रहे थे, पर वो दोनों जब वहां से बाहर निकलते हैं तो कारा प्रेग्नेंट होती है और कुछ ही समय में अब वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उस बच्चे का वहां जन्म होता तो है, पर वो जन्म लेते ही मर जाता है। उसके पास इतना समय ही नहीं था कि वो अच्छी तरह ग्रो कर सके। सभी लोग सदमे में थे और चार्ल्स की हालत और भी बुरी होती जा रही थी। एक तरफ जहां वो जेरिन को डरा रहा था तो एक तरफ अपनी बीवी को मेकअप लगाने को कह रहा था। वो इतना पागल हो जाता है कि अपने चाकू के साथ सडैन का ही खून कर देता है। जेरिन वहां से तैर के बाहर निकलने का फैसला करता है। गाय चार्ल्स के हाथ से बहुत आराम से चाकू लेता है और ये सब कुछ देखने के बाद उसे अंदाजा हो गया था कि जितने भी परिवार यहाँ इस वक्त बीच पर आए हैं उनमें से किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी है। यहाँ पता लगता है कि रिजॉर्ट वालों को पहले ही सबकी मेडिकल कंडीशन के बारे में पता था और उन्होंने इन सबको यहाँ जानबूझकर फंसाया है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जब मैडॉक्स पानी में स्विम करने जाती है तो एक डेड बॉडी से टकराती है जो कि थी जेरिन की। वो स्विमिंग करते करते ही बेहोश हो गया था उस औरत की तरह जिसकी बॉडी हमें पहले पानी से मिली थी। सभी लोग परेशान थे क्योंकि अब उनके पास बाहर निकलने का कोई ऑप्शन नहीं था, पर कारा हार नहीं मानना चाहती थी। वो इन चट्टानों के ऊपर चढ़कर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर ऊपर पहुँचते ही वो बेहोश हो जाती है जहाँ से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। कुछ पलों बाद पेट्रिशा को भी दौरा पड़ता है और वो भी मर जाती है। दिन से अब रात होने लगी है जहां मैडॉक्स और ट्रेंट को एक बुक मिलती है जो कि इस बीच में पहले आए लोगों की थी। उसमें सभी लोगों का नाम, उनका पता और बीमारियां लिखी हुई थी। यहीं ट्रेंट को पहाड़ के ऊपर से आती एक रोशनी दिखाई देती है जिसे ध्यान से देखने से पता लगता है कि वो एक कैमरा है और कोई उन सब पर इस सारा टाइम नजर रखे हुए है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार्ल्स पूरी तरह से पागल हो गया है और इसी पागल में वो गाय पर हमला कर देता है जो कि कुछ भी देख नहीं पाता क्योंकि वो अंधा हो चुका था। पास में प्रिस्का भी बैठी होती है पर वो कुछ सुन नहीं पाती क्योंकि वो बहरी हो गई है। पर जैसे ही उसे ये सब होते हुए दिखता है वो चार्ल्स पर एक जंग लगे चाकू से हमला कर देती है जिससे वो एकदम ही मर जाता है क्योंकि जंग उसके खून में एकदम ही फैल गया था। बच्चे गुफा में क्रिस्टल के सामने आते हैं जो कि नहीं चाहती थी कि उसका चेहरा कोई भी देखे तो वो उन पर पत्थरों से हमला कर देती है, पर एक बड़े पत्थर को उठाते वक्त वो अपनी बाजू तोड़वा लेती है। उसकी हड्डी हील तो हो जाती है पर किसी और दिशा में, जिसकी वजह से उसकी भी एक बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। अब यहाँ सिर्फ कापा परिवार ही बचा था जिसमें से गाय सबको अलविदा कर कर मर जाता है और प्रिस्का भी उसके पीछे पीछे। अगली सुबह हम देखते हैं कि मैडॉक्स और ट्रेंट 40 साल के हो गए हैं और वो भी मौत का इंतजार ही कर रहे थे। वो दोनों साथ में खेलना शुरू कर देते हैं जहां वो रेत के घर बनाते हैं, पर तभी ट्रेंट को एक पजल के बारे में याद आता है जो उसे इदलिब ने दिया था। वो जब उसे सोल्व करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि मेरे अंकल को कोरल नहीं पसंद। दोनों भाई बहन समझ जाते हैं कि कोरल में ही उनके सभी सवालों के जवाब हैं। वो दोनों बिना टाइम गवाए पानी में कूद जाते हैं जहां कोरल के पास एक अंडर वाटर टनल होती है, पर तभी मैडॉक्स की ड्रेस वहां फंस जाती है।
जहां से सीन शिफ्ट होकर पहाड़ के ऊपर जाता है, जहां एक कैमरामैन नीचे आइलैंड पर सब कुछ देख रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि उस वैन का ड्राइवर था। सब कुछ देखने के बाद वो एक कॉल लगाकर बताता है कि सब लोग मर चुके हैं और अपना सामान लेकर वहां से निकलता है। जिसके बाद हमें एक लैब दिखाई जाती है जहां कई साइंटिस्ट अलग अलग दवाइयों को टेस्ट कर रहे हैं। रिजॉर्ट का मैनेजर भी यही होता है जो उन्हें कहता है कि ट्रायल 73 अब खत्म होता है। वो बताता है कि इस बीच की वजह से वो लाखों जाने बचा चुके हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि ये रिजॉर्ट एक मेडिकल कंपनी है जो इस बीच का इस्तेमाल अपने एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैडॉक्स और ट्रिस्टन किसी तरह बचकर अब रिजॉर्ट में आ चुके हैं, जहाँ उनके पास वो नोटबुक है जिसमें सभी लोगों की डिटेल्स है। वो वहाँ एक पुलिस ऑफिसर को ये सब बताते हैं जो कि सब कुछ कंफर्म करने के बाद सबको पकड़ लेता है और कापा सिबलिंग्स को इस रिजॉर्ट से निकाल कर ले जाता है। दोस्तों इसी के साथ ये इंटरेस्टिंग मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ और भी ऐसी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।